हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ केमिस्ट्री का जो हम लोग मॉडल क्वेश्चन करवा रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन का हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं। जैसे एमसीक्यू क्या किया, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड। इसके फर्स्ट वाले जो लेक्चर है उसमें मैं बता चुकी हूँ कि जो डेंसिटी हम लोग को ये बताना है कि अस्कॉटिक डिफेक्ट डिफेक्ट में बताई थी। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो अपने लेटिस साइड्स होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं अपने लेटिस साइड से क्या कर जाते हैं, लेटिस साइड से मूव करके इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं। इंटरस्टिशियल साइड में जाने के बाद देखिए, जैसे यहाँ पे जैसे मैं बताई थी, ये क्या है, डिफेक्ट्स कितने होते हैं, पॉइंट। उसमें से कार्मेटिक डिफेक्ट्स में क्या किया था, स्कॉट के डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो स्कॉट के डिफेक्ट में क्या होता था, नंबर ऑफ कैटायंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस। जैसे मैं इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। जैसे यहाँ A+ रहेगा, फिर यहाँ B-, फिर यहाँ पे अगर A+ रहा, यहाँ पे B-, फिर यहाँ पे A+, B, यहाँ पे B-, ठीक है। तो इससे क्या होता था, देखिए A+, B-, A+। तो इससे क्या होता था, इक्वल नंबर। स्कॉट के डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस क्या करते हैं, अपने इंटरस्टिशियल या फिर लेटिस साइड्स को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अपने लेटिस साइड को छोड़ने के बाद, अपनी जगह को छोड़ने के बाद, इसके कारण क्या होता है, जो इसका डेंसिटी है, ना ही इसका मास रह पाता है ना वॉल्यूम रहता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास बाई वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस जब यहाँ अपने लेटिस साइड से हट जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्कॉट के डिफेक्ट में जो उसका डेंसिटी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट में उसका जो नंबर ऑफ कैटायन या एनायंस होते हैं, जो क्या होते हैं, अपने इंटरस्टिशियल साइड को छोड़ करके क्या, सॉरी, अपने लेटिस साइड को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइड में, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइड में चले जाने पर क्या हो जाता है, इनका जो वॉल्यूम या फिर मास जो है वो तो उतना ही रहेगा। तो उसमें डेंसिटी डिक्रीज करेगा क्या, नहीं करेगा। इसलिए जो इसका फ्रैंकल डिफेक्ट का है, तो उसमें क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज नहीं करता है। जबकि जबकि हमारा स्कॉट के डिफेक्ट है, उसमें जो क्या होता है, सॉलिड्स का डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉट के डिफेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ एन एलिमेंट। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ विच सिलिकॉन में बी डॉप्ड टू गिव ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, बोरॉन एंड अल्युमिनियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा आपको एलिमेंट्स का नाम बताना है जो पी टाइप का क्या हो सकता है, अर्धचालक। मतलब क्या बोल सकते हो, सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक हो, ठीक है। युद्ध का अर्धचालक हो, तो ऐसा जो बी डॉप्टर पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। तो अब देखिए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम लोग 12 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन में है, विच पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अभी मैं बताइए आपको फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉट के डिफेक्ट के बारे में। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, जो नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस भी होता था, जो नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस होते थे, वो क्या करते थे, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस होते थे, जो नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस होते थे वो क्या करते थे, अपने लेटिस साइड को क्या करते थे, छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते थे।
फ्रैंकल डिफेक्ट में। लेकिन उसमें क्या होता है, मास और वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करता था, इसके कारण उसका जो डेंसिटी है वो क्या रहता है, जो का सो रहता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो इसका क्या मतलब है, विच पॉइंट डिफेक्ट, मतलब जो डिफेक्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट है, और पॉइंट डिफेक्ट में ही हम लोग क्या कर पढ़ रहे हैं, ऑस्टियोकाइमेट्रिक डिफेक्ट। ऑस्टियोकाइमेट्रिक डिफेक्ट भी दो तरह के हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। उसमें से हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ लिए। अब फ्रैंकल, इसके पहले स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को हम दोनों के बारे में बताएं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ कैटायंस जो होते हैं या फिर आयंस जो भी होते हैं अपने अपने लेटिस साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं, ठीक है, बीच वाले में यहाँ पे। लेकिन जो भी और स्कॉटकी डिफेक्ट में होते हैं, जो नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस क्या होते हैं, अपने लेटर साइड को छोड़ ही देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका मास भी कम हो जाता है, वॉल्यूम भी कम होता है। जब नंबर ऑफ कैटायन और एनायन कम हो जाएंगे तो उसका ऑब्वियसली है कि मास कम हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाता है, घन तो डेंसिटी भी कम हो जाता है, ठीक है। अब डेंसिटी कम होने का क्या है, किस डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाता है, स्कॉट के डिफेक्ट में। लेकिन अगर अगर हम लोग बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट का, तो उसमें क्या होता है, डेंसिटी मेरा क्या करता है, डिक्रीज नहीं करता है, जैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है, सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर में क्वेश्चन क्या है, इसको रेज कर देती हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 14 नंबर में, विच पॉइंट डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, किसके कारण से जो सॉलिड में डेंसिटी इंक्रीज करता है, वो किसके कारण, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण। विच पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल, इन जैसे ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, विच पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो इंक्रीज कर देता है डेंसिटी को। तो इसका मतलब है जो कैटायन और एनायन हो जाते हैं वो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाने के कारण क्या हो जाता है, अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, जो क्रिस्टल का डेंसिटी है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायन और एनायन हो क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम ऑफ ए सॉलिड इन विच बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट अकर। आपको ऐसा सॉलिड्स का नाम बताना है जिसमें क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है और स्कॉट के डिफेक्ट दोनों होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड्स का नाम क्या है, AgBr, ठीक है, AgBr, ये याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड के बारे में हम लोग को बताना है कि, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑफ यूनिट सेल क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड का आपको नंबर बताना है। तो इसमें कितने होते हैं पता है आपको, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। अब अगला हम लोग का क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एन ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसा पार्टिकल्स का नाम बताना है जिसमें सॉरी ऐसा पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है जो कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है जो पार्टिकल्स है उसके अराउंड, मतलब उसके चारों तरफ कितने जो स्पेस है वो कितने और पार्टिकल से घिरे होंगे, 6 पार्टिकल से, 3 4 5, 3 3 5 और एक 6 पार्टिकल से घिरे होंगे। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का यही मतलब है। अगर इस पार्टिकल्स का हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स है इसके अराउंड मेरा कितने और 6 स्पेस या फिर 6 पार्टिकल से क्या होगा, घिरा होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कोई भी अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, what type of semiconductor is obtained when silicon is doped with arsenic। अगर हम सेमीकंडक्टर, ऐसा कौन सा सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होगा हम लोग को, ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, सिलिकॉन को डॉप्ट करेंगे आर्सेनिक के साथ,
ठीक है। तो ऐसा कौन सा कंडक्टर हम लोग को ऑपरेट होगा, तो ऐसा ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। कौन सा कंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड। आपको बताना है कि सॉलिड्स मतलब रिजिड कठोर या फिर दृढ़ क्यों होते हैं, ठीक है। इसका क्या कारण है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें इन सॉलिड में क्या होता है, देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर एंड इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब आपको बता रहे थे सॉलिड्स क्या होते हैं, जो सॉलिड्स का जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स का जो पार्टिकल्स होते हैं इतने सटे सटे होते हैं, पूरे एकदम सटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। रुकिए मैं दिखाती हूँ। तो उसमें ना क्या होता है, ना ही स्पेस होता है, ठीक है। मैं अभी पहले ही आपको बता दी सॉलिड्स का जो पूरा एकदम, इसके पहले वाले लेक्चर में उसका डिटेल से हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉलिड्स में क्या होते हैं, जो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम पूरा सटे सटे होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता इस टाइप में, ठीक है। जो होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरा सटे होते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो पार्टिकल्स होंगे क्या होते हैं, सटे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब सड़ा हुआ रहेगा तो यहाँ पे कुछ भी एक जो पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके कारण इसके बीच में जो इंटर एटॉमिक जैसे एटम रहेगा, ठीक है। तो जो सॉलिड से एटम से अगर बना है या फिर मॉलिक्यूल से बना है, तो इसके बीच में अगर इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होता है, ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस से या फिर इंटर मॉलिक्यूलर या फिर इंटर आयनिक, अगर आयन के बीच में अगर बन रहा है ये सॉलिड्स, तो इनके बीच में क्या लगेगा, इंटर आयनिक फोर्सेस लगेगा। तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है। इसको क्या करना है, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, समझ जाइए, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट फ्री टू मूव। ये क्या कर सकते हैं, देखिए अगर जब यहाँ पे एक सॉलिड से यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, जैसे एक कमरा है मान लीजिए, अब उसमें अगर उसमें मेन अगर बोले आदमी अगर पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं क्या, नहीं मूव कर सकते। अगर एक पूरे एकदम जगह स्पेस है ही नहीं तो फ्रीली मूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो उसी तरह क्या होता है सॉलिड में भी यही होता है, जब उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इतने सटे होते हैं, इतने मतलब पास पास होते हैं, तो उनके जो बीच का स्पेस है बहुत 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 कम के बराबर होता है, ठीक है। तो उनके जब क्या कर, तो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं नॉट फ्री टू मूव, वो क्या करते हैं, फ्री घूम नहीं सकते हैं, ठीक है, मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। जबकि क्या कर सकते हैं, अपनी जो पोजीशन है वहां पे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है, ऑसिलेट कर सकते हैं, विचलन कर सकते हैं। देयर फोर सॉलिड्स आर रिजिड। इसी के कारण क्या होता है, सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, सॉलिड्स के रिजिड के क्योंकि उसके बीच में जो इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, जो भी मेरा सॉलिड्स है वो जिससे बना है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो जाएंगे, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको तोड़ नहीं सकते ज़्यादा, तो ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है और इतना स्ट्रॉन्ग कि उसको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट फ्री। जब यहाँ पे स्पेस है ही नहीं तो वो मूव करने के लिए स्पेस भी तो होना चाहिए, कुछ स्पेस है ही नहीं तो वो मूव कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, अपने मेन पोजीशन में क्या कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। इसी के कारण जो होता है सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देख लिया हम लोग, देखिए यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ते हैं। इन सॉलिड देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर एंड इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। जैसे पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव बट कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजिशन। जो उनका मेन पोजिशन है, जो मेन पोजीशन है उसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑसिलेट मतलब समझ गया ना, कर सकते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होता है, रिजिड होता है। अब अगला क्वेश्चन में क्या हम लोग का, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज अफेक्टेड बाय इट। तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग ए सॉलिड्स, जब हम लोग क्या करते हैं
हम लोग को अगर यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग सॉलिड्स को क्या कर सकते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें कौन सा डिफेक्ट अराइज होता है, कौन सा डिफेक्ट, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे आंसर्स देखिए, आंसर्स में क्या है, आंसर्स क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग ए सॉलिड, जब हम लोग क्या करते हैं, एक सॉलिड्स को हीट करते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। जब हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है इन क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल है उसमें क्या हो जाता है वैकेंसी, क्योंकि उसमें जब अगर हम लोग करेंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मूव करने लगेंगे, टूटने लगेंगे, ठीक है। तो इसी कारण जब हम लोग कभी भी अगर क्रिस्टल को या फिर सॉलिड्स को हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, वैकेंसी आ जाता है, खालीपन आ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है क्रिस्टल में, बिकॉज ऑन हीटिंग सम लेटिस साइट बिकम वैकेंट। अगर जब हम हीट करते हैं तो कुछ जो लेटिस साइट होता है वो क्या हो जाता है, भी वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है। उसके कारण से क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट हो जाता है। मतलब जो भी मेरा साइट है, लेटिस साइट होता है, वो खाली हो जाता है। लेटिस साइट क्या होता है, जहाँ पे पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेटिस साइट। As a result, the density decreases because some atoms are leave from the crystal. इसका मतलब वैकेंसी डिफेक्ट कब होता है, वैकेंसी डिफेक्ट, स्कॉट के डिफेक्ट को वैकेंसी भी डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, जब भी वैकेंसी डिफेक्ट जब भी क्या होते हैं, अगर नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस अपने लेटिस साइड को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या हो जाता है, वैकेंट उत्पन्न होता है ना, बिकम वैकेंट। इसके कारण यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज सम एटम्स और एनायन क्या कहते हैं, आयन लीव फ्रॉम द क्रिस्टल। उसके कारण क्या होते हैं, अभी मैं बताई थी स्कॉट के डिफेक्ट में जो नंबर ऑफ कैटायंस या फिर एनायंस होते हैं वो क्या कर जाते हैं, अपने लेटिस साइड से लीव कर जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। उसके कारण क्या हो जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट उत्पन्न होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन मेरे क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफस सॉलिड्स। देखिए इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिटेल में मतलब पढ़े हैं, क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड्स के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता क्या है, हम आपको पूरे अच्छे से बताएं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये जो मेरा सॉलिड्स होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक क्या होता है, एमरफस सॉलिड्स। यही दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दो सबस्टांस कुछ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स क्या हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है। जो क्रिस्टल क्यों किस चीज से बना हो, सॉलिड किस चीज से बना होता है, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, आर अरेंज इन डिफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई और एक जेड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल स्पेस हो जाएगा। तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो अरेंजमेंट होगा, ठीक है, वो डिफिनिट होगा, में एक निश्चित ऑर्डर में होगा, ठीक है। जैसे हम लोग को अगर क्लासरूम है, ठीक है, तो क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, एक डिफिनिट अरेंजमेंट के हिसाब से बैठे होते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ बैठा है, फिर यहाँ बैठा, फिर यहाँ बैठा, उसके पीछे, तो ये क्या हो जाता है, उसका एक डिफिनिट अरेंजमेंट हो जाता है। तो डिफिनिट अरेंजमेंट हो जाता है। तो उसी तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं वो बैठे होते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, जो उनका पैटर्न है या फिर उनका जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफिनिट ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। और इनका जो ऑर्डर मिलेगा ना आपको, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलेगा। क्या मिलेगा, लॉन्ग रेंज रेंज ऑर्डर, ठीक है। आपको ये लॉन्ग रेंज में आपको जो ये अरेंजमेंट दिखेगा ना, वो लॉन्ग रेंज तक दिखेगा, मतलब बहुत दूर तक, ठीक है। स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर उसका जो ज्योमेट्रिक डिफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न, जो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, अगर वो डिफिनिट हो गए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलेंगे, मतलब निश्चित ऑर्डर में, ठीक है, एक सही प्रारूप में या फिर एक सही तरीके से, ठीक है, अरेंज होगा, तो उसको क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जैसे क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा, ZnS हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, KNO3, Zn एस, फिर क्या हो जाएगा, NaCl। इसका एग्जांपल क्या हो गया, ये, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको देखिए, इरेज कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसका अलग इसका हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ लिया। अब एमरफस सॉलिड्स के बारे में देखना है, एमरफस सॉलिड्स के बारे में क्या हम लोग
एमरफस सॉलिड्स क्या होता है, देखिए उसमें क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट में होता है। लेकिन इसमें इसमें जो भी होता है, द क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर मतलब क्या होता है, उसका कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, जिधर अगर जैसा मन किया वैसा बैठ गया, ठीक है, उसका कोई अरेंजमेंट नहीं है, आगे अगर 2 बैठा है तो उधर पीछे 3 बैठ गया, ठीक है, वैसा कोई अरेंजमेंट, उसका कोई भी डिफिनिट या फिर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, एमरफस सॉलिड्स। जैसे क्या हो गया, रबर हो गया और ये क्वार्ट्ज हो गया। समझ में आ गया। इसके पहले वाले लेक्चर में हम इसको अच्छे से डिटेल किया, फिर भी यहाँ पे अच्छे से मैं समझाने की कोशिश की हूँ। अब अगला देखिए, यहाँ पे हम लोग इसका एग्जांपल देख लें। अब अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफस सॉलिड्स। हम लोग को क्या करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफस सॉलिड्स के बारे में ही हम लोग को डिफरेंस बताना है इसका, ठीक है, डिफरेंस। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, एमरफस सॉलिड्स क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। इसमें अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, जो अरेंजमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो डिफिनिट होता है, ज्योमेट्रिकल शेप में होता है, कोई भी डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में होता है। और इसका जो अरेंजमेंट हो या फिर इसका जो शेप आएगा वो इरेगुलर होगा, ठीक है, इसका कोई भी शेप नहीं मिलेगा आपको। देखिए ये क्या होता है, मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। मतलब इसका जो होता है मेल्टिंग, ये मतलब एक फिक्स टेम्परेचर में क्या होता है, मेल्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद एक फिक्स टेम्परेचर में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो साफ मतलब बहुत ज़्यादा होगा। और ये क्या होता है, मतलब ऐसा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऐसा टेम्परेचर जिससे क्या हो जाता है, कोई भी ठोस क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, या फिर लिक्विड, कोई भी सॉलिड्स क्या होता है, लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाता है। फिर ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे आपका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाता है, और भी सॉफ्ट होता जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हैव ए डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड्स अगर सॉलिड्स कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में आने तक जितना हीट उसको लगता है, ठीक है, जितना हीट लगता है उसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। डिफिनिट मतलब एक निश्चित हीट ऑफ फ्यूजन इसमें जरूरत होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई इसमें हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, डू नॉट हैव ए डिफिनिट, इसका डू नॉट हैव मतलब इसके पास कोई भी डिफिनिट निश्चित हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब यहाँ पे हम लोग को एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक के बारे में पढ़ना है। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब है, जब हम लोग कभी भी अगर किसी चीज़ का अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है, ये मतलब जब अरेंजमेंट ऑर्डर में हो, तो एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है अगर हम लोग इसका 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया, सॉरी 3 डायमेंशनल स्पेस में जब हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर हम लोग मेजर करें, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हो गया, अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स के डायरेक्शन या फिर वाई के डायरेक्शन या फिर जेड के डायरेक्शन लेते हैं, तो सारे डायरेक्शन में जो इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का है उसका जो मेजरमेंट आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो क्या होगा, अलग अलग आएंगे, अलग अलग आएंगे, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। मतलब एन आइसोट्रॉपिक नेचर मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है, अगर अगर उसको हम लोग अगर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर मेजर करते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम लोग एक्स हो गया, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस के मतलब अगर लेते हैं हम लोग उसको मेजर करते हैं, तो तीनों एक्सिस में मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। इसी तरह हम लोग आइसोट्रॉपिक का मतलब है अगर जो हमारा उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो तो ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर उसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का अगर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, अगर हम लोग निकालते हैं तो सारे जो जब हम लोग उसका अगर हम लोग इसको निकालते हैं, किसका, एम्फस सॉलिड्स का, अगर उसका एक्स के एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में अगर हम लोग उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं तो सारे में क्या आता है, सेम आता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये ट्रू सॉलिड्स होता है, ये सूडो सॉलिड्स होता है, मतलब सिर्फ नाम का सॉलिड्स है, ठीक है।
और ये क्या होता है, सच में ये सॉलिड्स है, हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अभी मैं बताई थी आपको इससे पहले कि लॉन्ग रेंज जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा दूरी तक आपको मिलेगा, जो अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है वो ज़्यादा दूर तक मिलेगा। लेकिन इसका जो अरेंजमेंट होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जो इसका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, शॉर्ट ऑर्डर होता है। अब देखिए आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, आगे में क्या है, डिफाइन कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज यहीं तक आज यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आगे लेक्चर में करेंगे।